अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नूरुल हुदा के लिए दिन रात का फ़र्क मिट गया था। उन्होंने ख़ुद को बेतहाशा काम में उलझा लिया। ऐसे में 2 घड़ी की फुर्सत मुयस्सर आती तो खुद भी हैरान होने लगते। उन्होंने कब इस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारना थी। इस तेज़ रफ्तार से घबराकर वो लंदन से पाकिस्तान आए थे और अब लगता था वो आंखों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे हैं। किधर हैं और किधर जा रहे हैं कुछ खबर नहीं। अभी गारमेंट्स फैक्ट्री ढंग से स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी कि वो टेक्सटाइल के बिजनेस में भी आ गए और अब वो एक्सपोर्ट के लिए पर तोल रहे थे। कारपोरेट सेक्टर में लोग कहने लगे थे कि नूरुल हुदा फारूकी एक ही जिस्म में मैदान पार कर लेना चाहता है। कौन जान पाता कि जो सौदा उन्हें चैन नहीं लेने देता वो तो कुछ और ही है। वो तो खुद को इन यादों से बचाना चाहते थे जो हर लम्हा इनकी घात में रहती थी। घर से बाहर तो फरार के कई रास्ते थे, मगर घर में कदम रखते ही इसकी यादें उन्हें नरगे में लेकर बेबस कर देती थी। घर लौटने का ख्याल उन्हें खौफजदा कर देता था। वो खुद को बेनाम मसरूफियतों में उलझाए रखते, मगर घर तो लौटना ही पड़ता। उन्होंने एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखना ही था कि नज़र ना चाहते हुए भी लॉन्च के सोफे पर गई। सेटिंग ही चेंज करवा देते नूरुल हुदा साहब। और इसकी यादों ने उनकी आंखों पर मलिहा के अक्स का पर्दा डाल दिया। अब उन्हें धुएं की धुंधली दीवार की ज़रूरत नहीं रही थी। उन्होंने उंगलियों में दबा सिगरेट मसल कर बुझाते हुए एक जानब उछाल दिया। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ भी नहीं। इस अक्स को देखते हुए उन्होंने हर रोज़ की तरह ये अल्फाज दोहराए, फिर दरवाजे के आगे बने स्टेप पर बैठ और दोनों हाथों पर सर गिरा दिया। साहब, बहुत देर गुजर गई थी। बहादुर की आवाज़ पर उन्होंने सर उठाकर देखा। खाना लगा दूं? उन्हें बेहोश देखकर बहादुर ने पूछा। वो कहना चाहते थे कि उन्हें भूख नहीं, फिर ख्याल आया भूख तो सुबह भी नहीं थी, पर उन्होंने नाश्ता किया था। कल रात का खाना भी भूख के बगैर ही खा लिया था, बल्कि मलिहा के इंतकाल के बाद जुबान की भूख प्यास मर ही गई थी। अब वो भूख लगने पर नहीं, घड़ी देखने पर खाना खाते थे। वो सिर्फ ही क्यों, इनका हर एहसास मर गया था। कभी कभी वो महसूस करने लगते कि जैसे वो खुद ही मर गए हैं, मगर वो फिर भी जिए जा रहे थे। खाने का वक्त होता तो खाना खा लेते, रात हो जाती तो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाते। नींद आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। जिंदगी को खुद पर फर्ज कैसे करते हैं ये तो नूरुल हुदा ने अब जाना था। लगा दो। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने यूं सोचकर जवाब दिया जैसे बहादुर ने कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। उठकर फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करने के बाद वो डाइनिंग रूम में चले आए। बहादुर बड़ी खामोशी से खाना लगा रहा था। क्या बात है बहादुर साहब, आजकल खाना खा रहे हैं? वो पहले जैसी बशाशत से बोले। बहादुर ने हाथ रोककर अजंबे से उन्हें देखकर कहा, नहीं तो फिर तुम्हारी आवाज़ क्यों कम निकलती है? मैं तो समझा था तवानाई के इसराफ से परहेज कर रहे हो, वरना तुम्हारे बोलने की रफ्तार से तो मलिहा जैसी कूल माइंडेड लड़की भी गुस्से में आ जाती थी। मलिहा का जिक्र करते हुए भी इनका लहजा सरसरी था, लेकिन बहादुर मलिहा का नाम सुनकर ही उदास हो गया था। इसीलिए तो बोलता था साहब, शरारत करता था इनसे, और बीबी साहब भी जानती थी, फिर भी कभी मजाक करने से नहीं रोका। बहुत अच्छी थी वो, मुझे बहुत याद आती हैं। फिर ख्याल आता है हम तो नौकरजात हैं। कर्नल साहब की तो बेटी थी, वो उन्हें कितना याद करते होंगे। हर वक्त तो बीबी साहब की तस्वीर देखकर रोते रहते हैं। मलिक साहब इतना समझाते हैं, सब्र करने को कहते हैं, पर सब्र भी तो एकदम से नहीं आ जाता। एक ही तो औलाद थी उनकी, वो भी नहीं रही। इनके दिल पर जो गुजरती होगी वो तो वही जाने। अम्मा कहती हैं कि औलाद का दुख कब्र तक साथ जाता है। अल्लाह इनके हाल पर रहम करे। इसने झुरझुरी ली और कानों को हाथ लगाने लगा। अपने आगे रखे खाने को घूरते नूरुल हुदा के अंदर की बेचैनी को बहादुर ने अनजाने में ही और हवा दे दी थी। बहादुर जी साहब। वो बर्तन आकर किचन में जा रहा था तो नूरुल हुदा ने इसका नाम पुकारा तो पलट आया। बाबा जान ने खाना खाया था? नहीं साहब, वो तो सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, दरवाज़ा बजाने पर भी नहीं खोला। खाना क्या खाएंगे? इनकी बेचैनी परेशानी में बदल गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसे सरनजिश करते हुए नूरुल हुदा फौरन उठ के, लेकिन बाबा जान के दरवाजे के बाहर खड़े वो दस्तक के लिए हाथ नहीं उठा पाए। पीछे हटते हुए उन्होंने बहादुर को इशारा किया। इसने आगे आकर दरवाज़ा बजाने के साथ ही आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलिए कर्नल साहब।
मगर दरवाज़ा खुला, ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई। इसने फिर दस्तक दी, दरवाज़ा खोलिए। इस बार भी जवाब नहीं आया तो नूरुल हुदा की पेशानी पर सलवटें उभर आईं। बहादुर, जाओ और कमरे की चाबी लेकर आओ, फौरन। वो सर हिलाकर चाबी लाने चला गया। नूरुल हुदा ने परेशानी में ही दरवाजे के आगे 2-3 चक्कर काटे, फिर मुस्तरिब होकर दरवाज़ा बजा डाला। बाबा जान, दरवाज़ा खोलें। मलिहा की डायरी को सीने से लगाए रॉकिंग चेयर पे नीम दराज पापा जान सकते किसी हालत में आतिशदान के ऊपर लगी मलिहा की तस्वीर को देखे जा रहे थे। बहादुर के दरवाज़ा बजाने और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हुई इसकी आवाज़ को सुनकर भी इनके जिस्म में कोई रद्द अमल नहीं हुआ। कुछ पल के वक्फे से दोबारा दस्तक हुई और साथ ही नूरुल हुदा की आवाज़ भी सुनाई दी। नूरुल हुदा? इनके जिस्म में करंट दौड़ गया। मलिहा की डायरी को संभालकर वो तेजी से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। मलिहा की मौत के बाद आज नूरुल हुदा दूसरी बार इनके दरवाजे तक आए थे। बाबा जान ऐसे इनकी तरफ देख रहे थे जैसे बेटा परदेस से लौटा हो। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अंदर आने का कहते हुए उन्हें रास्ता देते हुए सामने से हट गए। उन्हें अपनी तरफ से बेताबी से देखता पाकर नूरुल हुदा का दिल भी पिघलने लगा। उन्हें इसके अलावा कुछ याद नहीं रहा कि वो तो बाप के साय से महरूम हो गए थे, मगर बाबा जान ने इसकी इन मरहूमी को इनकी ज़िंदगी में टिकने नहीं दिया। इनका दिल चाहा कि बाबा जान से लिपट जाए। तभी वो नूरुल हुदा को रास्ता देने के लिए इनके सामने से हटे और मलिहा की तस्वीर नूरुल हुदा के सामने आ गई। पल भर में इनके चेहरे के तासुरात ही बदल गए। उन्होंने कमरे में कदम नहीं रखा। दरवाजे में खड़े खड़े ही उन्होंने नज़रों का जाविया बदल कर बाबा जान को देखा। उन्हें मौत से चंद लम्हे पहले मलिहा की नम पलकों की लर्जिश याद आ गई थी। बाबा जान की मुहतरम आंखों पर उन्हें रहम कैसे आता? अपनी इस हालत के लिए ये खुद ही तो जिम्मेदार हैं। बाबा जान के थके हुए बसमर्दा वजूद पर एक नज़र डालकर उन्होंने सोचा, ये क्या बच्चों जैसी हरकत थी। वो बोले तो आवाज़ में अब नरमी गायब थी जो कभी इनके लहजे की पहचान हुआ करती थी। क्या तुम जानते हो नूरुल हुदा कि किसी मुजरम को सज़ा देने से पहले इसका मुंह काला करके चौराहे पर क्यों घुमाया जाता है? इनकी बात सुनकर बाबा जान अजीब से लहजे में बोले थे, क्योंकि कुछ पल वो नूरुल हुदा की तरफ से किसी इस्तफसार के मुंतज़िर रहे। फिर कहा, क्योंकि अपने माथे पर अपने जुर्म की स्याही लेकर लोगों को सामना करना सज़ा पाने से भी ज़्यादा कठिन होता है। आपके पछतावे किसी चीज़ का मदावा नहीं कर सकते। इनकी बात पर वो तनफ़ुर से बोले, जानता हूँ, और यही एहसास तो पछतावे को और भी गहरा कर देता है कि मैं चाहे जान दे डालूँ, मेरी बेटी की जान अब वापस नहीं आएगी। वो थके हुए लहजे में बोले, फिर मुल्तजाना अंदाज में कहा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? नूरुल हुदा सर लहजे में बोले, मेरी माफ़ी मलिहा की माफ़ी से मशरूत है। जाइए, जाकर अपनी बेटी से माफ़ी मांगे। अगर इसने माफ़ कर दिया तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। सर झुकाए बाबा जान बेबसी की इंतहा पर पहुंच गए थे। एक बात और, उंगली उठाकर नूरुल हुदा कहने लगे, मेहरबानी आइंदा इस किस्म की हरकत करके मुझे परेशान मत कीजिएगा। फिर इनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए वो रुके नहीं। इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बाबा जान के खंडर होते वजूद को एक सेकंड भी और देख पाते। अपने कमरे में आकर वो चप्पल उतारे बगैर बेड पर गिर गई और आंखें बंद कर ली। आंसू इनकी आंखों के कोनों से निकलकर कन पट्टियों पर बहते चादर में जज़ब होते गए। मोहब्बतों का हुस्न इसी सूरत कायम रहता है जब ये हाथ में हाथ डाले एक ही सफ़र पर गामज़न हों, लेकिन अगर मोहब्बतें आपस में नब्रद अज़मा हो जाएं तो बड़ी ही तबाही लाती हैं। इन्हीं मार्कों ने मलिहा की ज़िंदगी तबाह की थी और अब नूरुल हुदा के दर पे थी। मोहब्बत का सहर हो या कहर, बच पाना आसान नहीं। मौलवी अब्दुल खालिक इसके पास से उठ तो आए, मगर दोबारा उसके पास जाने से खुद को रोक न पाए। उन्हें इसमें अजीब सी कशिश महसूस होती थी, इसलिए उन्हें अपने सीने में बाप जैसा गुदसार महसूस होता था। हालांकि इसका अंदाज हनूस वही था। कभी तो वो मौलवी साहब को इस तरह नज़रअंदाज करता जैसे इनकी मौजूदगी से यकसर ही लाइलम हो, और कभी जनून में चलाने लगता और कभी मगमूर सजाने क्या बड़बड़ाता रहता। मौलवी साहब कभी इसकी किसी कैफियत में दखल नहीं, वो एक सामे की हैसियत से इसके पास आते थे और इसकी बेरब्त बातों को ध्यान से सुनते, जैसे वो कोई अहम बयान दे रहा हो और इसका एक भी पॉइंट मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तन्हाई में इसकी बातों को सोचते हुए उलझने लगते। इसके जहन में पड़ी गिरह को खोलने के लिए कोई सिरा हाथ आता दिखाई नहीं दे रहा था।
مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے ہی غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی صاحب اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے۔ کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی شکل دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ اس نے تب کا رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرا ذرا چھان مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ہاتھ آیا تھا تو مولوی صاحب نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا، ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئے۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا، اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگو؟ اس نے پیپر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں مینچ کر سر پیچھے درخت کے تانے سے ٹکا دیا۔ پر میں اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے سے ٹکائی اور سر کو دائیں بائیں چھٹکنے لگا۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے، نہیں آؤں گا میں تیرے در پر، تو اس سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تو اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرا کوئی ناتا نہیں ہے تجھ سے۔ مولوی صاحب کو اب اس پر ترس آنے لگا۔ او جلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا، رزق کی بے قدری ہوتی ہے۔ سائیڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولا تھا، لگ رہا تھا سائی نے یہ کام بھی بہت دفعہ کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے سر پر ڈال کر اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹخنے کی آواز سنی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا، اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا، پھر اس کے بعد ادھر ادھر پڑے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضگی سے بولے، یہی کام کرنا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا سے اٹھ کر چل پڑے، مگر اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا پھر نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف پی سی کے لانچ میں زبردست ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت ناموں کو شہر کے چوٹی بزنس مین اور پولیٹیشنز اپنے اعزاز سمجھ رہے تھے۔ کون نہیں جانتا تھا کہ ایلیٹ کلاس ڈنر پارٹیز موقع کی مناسب سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور الہدا کو موقع کی تو نہیں، ہاں، مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی۔ وہ آج تو وجہ بھی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور الہدا کی ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت پھلچڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدا واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدا فاروقی ہے نا؟ بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدا پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کر دیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور الہدا کے لیے تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے بھی طنز تھا، جیسے محسوس کر کے انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچئے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات تو آپ نے کیا، یہ خاصیت کم ہے؟
चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर इसे इसके नाम से जानता है। वो अपनी शोफ्तगी भरे अंदाज में इनके तंज का जवाब देकर बोले और इस पर जस्की पर एक जोरदार कहका गूंजा था। साथ वाले टेबल पर बैठी लड़कियां बासानी इस गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रही थीं। वो भी इनके जुमले पर मुस्कुराने लगी। इकबाल अंकल तो नूरुल हुदा से बड़े ही इम्प्रेस लग रहे हैं। एक ने मुस्कुराहट रोकर तबसरा किया तो दूसरी बोली, सिर्फ इकबाल अंकल ही क्यों? इकबाल अंकल की बेटी भी नूरुल हुदा फारूकी से काफी मुतासिर है, क्यों मरियम? शरारत से कहते हुए इसने साथ बैठी लड़की को टोका दिया जिसकी नजरें मुस्तकिल नूरुल हुदा पर जमी थी। अपनी फ्रेंड्स की बात पर मुस्कुराते हुए इसने काफी का घूंट भरा, फिर कप नीचे रखकर दोबारा नूरुल हुदा को देखने लगी तो ब्लू इवनिंग गाउन में मलबूस लड़की मसनूई फिक्रमंदी से बोली, कंट्रोल योरसेल्फ मरियम, तुम कहाँ इस जाहिद और खुश के चक्कर में पड़ रही हो जो किसी को भाव ही नहीं देता? वैसे भी सुना है मासूफ लैंडलॉर्ड है और ये लैंडलॉर्ड किस्म के लोग जरा टेढ़े खीर होते हैं। मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये शख्स मुझे इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। शायद पास जाऊँ तो कुछ पता चले। और सोच अंदाज में कहकर वो उठ खड़ी हुई तो इसी लड़के ने इसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? इसने एक अदा से शानों से जरा नीचे लटकते बेहद स्याह बालों को झुककर कहा, चटक कर कहा, नूरुल हुदा के पास। फिर चंचल सी मुस्कुराहट के साथ अपना बाजू छुड़ाकर इसी हाथ से इसका गाल थपथपाती, हाई हील से खटखट का शोर जमाती नूरुल हुदा के टेबल के पास आ खड़ी हुई। फिर बड़े ही दिल अवेज अंदाज में नूरुल हुदा से मुखातिब हुई, गुड इवनिंग मिस्टर फारूकी। नूरुल हुदा अपने साथ बैठे लोगों से बातों में मसरूफ थे। वो चूंगे उससे आंखों में शोखी लिए जेर लब मुस्कुराती अपना दायां हाथ बढ़ाए खड़ी थी। नूरुल हुदा ने बैठे बैठे ही उसे गुड इवनिंग कहा और उसका कोमल सा हाथ पल भर को थाम कर छोड़ दिया। आई एम मरियम यस्तानी, डॉटर ऑफ इकबाल यस्तानी। वो खुद ही अपना तारुफ करवाने लगी तो नूरुल हुदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई नूरुल हुदा। वो एकदम ही मिस्टर फारूकी से नूरुल हुदा पर आ गई। फिर बेतकल्लुफी से कहा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मेरा ख्याल है हम इस वक्त भी बात ही कर रहे हैं। वो इनकी बात पर बेसाख्ता हंस पड़ी। मुझे हाजिर जवाब लोग बहुत पसंद हैं। नूरुल हुदा ने इसके रोमांटिक स्टाइल को महसूस तो किया, मगर वो इनके मेज़बान की बेटी थी, इस लिहाज से खुद भी मेज़बान थी और नूरुल हुदा इस वक्त इसके मेहमान थे। उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा तो उठकर इसके साथ साथ चलते बाहर खुली फ़ज़ा में चले आए। हाँ, तो अपने बारे में कुछ बताइए। चलते हुए उनके सामने आ खड़ी हुई और इस तरह जैसे इन पर अपनी मौजूदगी को जाता देख रही हो, जो इसके साथ चलते हुए भी इससे बेनियाज लग रहे थे। नूरुल हुदा इसे देखकर मुस्कुराए। नाम तो आप जानती ही हैं, और क्या बताऊं? नाम से ज़्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए जो दिल करता है बता दीजिए। नाम से ज़्यादा जानकर आप क्या करेंगी? वो गुरेजा हुए। जान पहचान बढ़ाऊंगी। मरियम की बात पर नूरुल हुदा ने इसकी तरफ देखा और अंदाज़ा लगाने लगा कि इसने बेसाख्तगी में बात कही है या वो बेबाकी की हद तक साफ गो है और वो इनकी सोचों से बेनियाज कहती जा रही थी। एनीवे, आप अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो ना सही, कम अज कम मेरे बारे में कुछ पूछ सकते हैं, बताइए। इसके इसरार पर नूरुल हुदा ने कहा तो वो बताने लगी, थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, थोड़ी सी मूडी हूँ। हाँ, बिजनेस से मुझे ज़रा दिलचस्पी नहीं है, मगर बाबा के कहने पर मैंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। वो बोले जा रही थी और नूरुल हुदा को इसकी बोल्डनेस अच्छी तो लगी, मगर वो इसका मकसद समझकर अंदर से होशियार हो गए थे। लंदन की आज़ाद फ़िज़ाओं में रहते हुए उन्हें इस तरह की तेज़ी तरारी का कई बार सामना हो चुका था। वो इस तरह की बोल्ड लड़कियों से जान छुड़ाने में माहिर हो चुके थे। वो कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं थे। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि वो इस तरह की फजूलियात से हमेशा ही बचते ही रहते थे। आज तक वो इनके दिल तक पहुँच ही नहीं पाई, और जब पहुँची उसने मोहब्बत को उनके लिए इस तरह इबादत बना दिया कि नूरुल हुदा इसे पाने की ख्वाहिश भी ना कर सके। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे जाना होगा। नूरुल हुदा ने इसे जान छुड़ानी चाहिए। इधर वो समझकर भी हैरान होकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, आपको यहाँ पर डिनर पर बुलाया गया है और आप डिनर किए बगैर जाना चाहते हैं? मजबूरी है, मुझे एक बेहद ज़रूरी काम से जाना है। रवानगी से झूठ बोलते हुए उन्हें वो लड़की याद आ गई जिसके लिए उन्होंने झूठ बोलना सीखा था और उनके चेहरे पर यासियत उभर आई, जिसे महसूस करके मरियम ने रोकने पर इसरार तो नहीं किया, मगर अपनी मुलाकात तय करने से भी खुद को रोक नहीं पाई। 10 दिन बाद
न्यू ईयर नाइट है तो हम न्यू ईयर नाइट में मिल रहे हैं, डन कहकर इसने वादा लेने के लिए हाथ इनकी तरफ बढ़ाया तो नूरुल हुदा ने इसे देखा, फिर इसका हाथ थाम कर बोले बाय। फिर फौरन ही इसका हाथ छोड़कर पलटे और अंदर जाकर किसी को अपने जाने की इत्तला दिए बगैर वो पार्किंग की तरफ बढ़ते चले गए। और मरियम हैरत से आंखें फाड़े उन्हें जाते हुए देख रही थी। इसे यकीन ही नहीं आया कि वो इतने आराम से इसकी इंसल्ट करके जा चुके हैं। फिर एकदम ही से नूरुल हुदा पर गुस्सा आया और पैर पटक कर अंदर चली गई। सर्द और तारीक रात इस वीराने में उतर चुकी थी। स्याह आसमान पर न चांद चमक रहा था न तारे टमटमा रहे थे। फिर चांद तारों को देखने के लिए वहां पर था भी कौन। खलकत सो चुकी थी और जो जाग रहा था वो बंद आंखों के पीछे जहां आबाद किए दुनिया और माफिया से बेखबर बैठा था कि जीप के इंजन की आवाज़ इस सन्नाटे में गुर्राहट की तरह उभरी, फिर लम्हा लम्हा करीब आती तेज आवाज़ होती गई। फिर यूं लगा जैसे पल भर को जीप रुकी हो मगर इसका इंजन अब भी गुर्रा रहा था। दरवाज़ा खोलकर कोई उतरा, फिर चंद सेकंड बाद ही दौड़ता हुआ वापस जीप में बैठ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही जीप हवा के साथ उड़ती हुई दूर निकल गई, मगर साइन के इस तराक में कोई फ़र्क नहीं आया। बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, इतनी बारीक कि अगर सन्नाटा इतना दबीज न होता तो शायद सुनाई ना देता। पल भर को वो आवाज़ मालूम होगी मगर कुछ सेकंड के बाद दोबारा सुनाई देने लगी और फिर चुप हो गई। इसके बाद दोबारा उभरी और मुस्तकिल आने लगी। साई ने पट से आंखें खोलकर देखा और सर घुमाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन इस अंधेरे में भला क्या नजर आता। आखिर आवाज़ की सीमत का तयन करके वो उठा और एक तरफ को चलने लगा। अब आवाज़ साफ और वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो चलता हुआ इस जगह पहुंचा जहां खुद रो झाड़ियों का एक झुंड था। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए इसने झाड़ियों के गिर्द चक्कर काटा मगर आवाज़ का माखिज दिखाई नहीं दिया, तो वो झाड़ियों से आगे की तरफ चलने लगा। कुछ कदम आगे जाकर लगा कि अब आवाज़ पीछे से आ रही है, तो वो वापस फिर से झाड़ियों के पास आ गया। पैरों पर बैठते हाथ से टटोलकर आवाज़ को तलाश करने लगा। ज़मीन पर हाथ फेरकर देखते हुए इसने यूं ही झाड़ियों के अंदर हाथ डाला तो हाथ में कपड़ा आ गया। वो हैरान होकर कपड़े को टटोलने लगा, तभी इसका हाथ किसी नरमो मुलायम चीज़ से टकराया था। वो ठटका, फिर दूसरा हाथ भी अंदर झाड़ियों में डालकर मेखनी सा शोर मचाती कपड़े में लिपटी इस चीज़ को एहतियात से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालकर जो देखा तो अंधेरे में नजर आते इसके खदो हाल को देखकर वो बुरी तरह चूक गया। फिर जो घबरा कर टटोला तो अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। वो एक बच्चा था, किसी कुत्ते बिल्ली का नहीं, इंसान का बच्चा। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और तमाम मखलूक़ात में बस इसे ही शर्फ हासिल है कि जिगर के टुकड़े को गोश्त के लोथड़े की तरह गिद्ध और चीलों कौवों की खुराक बनने के लिए वीरानों में फेंक आता है। और वह हक्का बक्का इसे गोद में लिए बैठा था। सयूं दिमाग माँ 9 माह पेट में रखकर जन्म देने के बाद इसे मरने के लिए कांटों के मकबरे में लापटखा था, मगर इस पागल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस कोमल वजूद को खुरदरी ज़मीन पर लटा दे। इसी ज़मीन से चिमटाए वो अपने ठिकाने लौट आया। दिमाग तो एक मुद्दत से मौफ हो चुका था और हस्ती खंडर बन गई थी, लेकिन छाती पर हलचल मचाते इसके नन्हे हाथ और पैरों की हरकत ने इस खंडर को भी ज़ेरो ज़बर कर दिया था। इसने सर को झुकाकर अंधेरे की नकाब ओढ़े इस मासूम चेहरे को देखा जिसका रोना भी इसे बेचैन कर रहा था कि इतना क्यों रो रहा है। एक अरसे से बंद पड़ी दिमाग की मशीन के कुल पुर्जों पर से गर झाड़कर इसने उन्हें काम पर लगा दिया। कहीं इसे ठंड तो नहीं लग रही है। तवील मुद्दत बेहिसी में जीते हुए अचानक इसके एहसास बेदार हो गए और हवा में फैली खुनकी को महसूस करने लगा, जिससे कुछ देर पहले वो बेखबर था। जिसने एक हल्के से तौलिए को बच्चे के गिर्द और भी कसा और जिसमें वो लिपटा हुआ था, पर इसे वो नाकाफी महसूस हुआ तो अपनी शर्ट उतार कर अच्छी तरह इसके गिर्द फैलाने लगा, जिसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उतारने के लिए बटन खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इसे बाहों में समेट कर सीने में छुपाते हुए इसने अपने घुटनों को मोड़कर इस तरह खुद को गठड़ी बना लिया कि महसूस भी नहीं हो रहा था कि अब इसकी गोद में बच्चा है। इस हालत में से कोई देखता तो यही समय था कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए खुद में सिमट कर बैठा है। सर्दी बहुत ज़्यादा सही, पर इसका ख्याल था कि इसके जिस्म की गर्मी से बच्चा जो राहत मिल जाएगी तो वो रोना बंद कर देगा, मगर वो रोता ही रहा। हो सकता है इसे भूख लग रही है, वो देख नहीं पा रहा था, मगर चंद मिनट या चंद घंटा भर पहले पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म पर चहचहाहट को महसूस करके अंदाज़ा लगा चुका था कि पैदाइश के बाद इसे गुस्ल भी नहीं दिया गया था। जिस माँ ने एक लोटा पानी बहाने की जहमत नहीं की, इसने कहाँ बच्चे के हल्क में से दूध उतारा होगा। इसने सोचते अपने ख्याल की तायद की, हाँ इसे भूख ही लगी है।
वो परेशान हो गया, लेकिन अब इसके लिए दूध कहाँ से लाऊं? दमा की मशीन तो अब चल ही पड़ी थी, इसे एक ही रास्ता भी सूझ गया। मौलवी अब्दुल हाल एक मोटी सी रजाई ओढ़े आराम से सो रहे थे कि किसी ने जोर से इनके घर का दरवाजा धड़ धड़ाया। मीठी नींद से जागने में कुछ वक्त लग गया। इतनी रात को कौन आया है? मौलानी जी भी जाग गई। बिस्तर पर आकर बैठते हुए बोली, जाकर देखता हूँ। चारपाई पे बैठे उन्होंने चप्पल पैर में अड़सते हुए कहा, फिर लाइटें उठाकर कमरे का दरवाजा खोलते हुए सहन में निकल आए। हाँ भाई, आ रहा हूँ, उन्होंने ऊंची आवाज में बोलकर तवातर से दरवाजा पीटने वाले को अपनी आमद की इतला दी, जिसका नोटिस नहीं लिया गया और दरवाजा इसी तरह बजता रहा जब तक उन्होंने खोल नहीं दिया। ओ तू है? लाइटेन की रोशनी में आने वाले का चेहरा देखकर वो हैरत से बोले, फिर इसका बाजू पकड़कर इसे अंदर करते हुए बोले, चल अंदर आ जा। और वो दरवाजे के कुंडे में जंजीर अटकाकर पलटे तो इनके पीछे खड़ा था। ओ जलिया, इधर क्यों खड़ा है? कमरे में आ जा, बड़ी ठंड है। फिर इसे साथ लिए कमरे में चले आए, जिसका ऊपरी धड़ भराना था और एक पोटली सी इसने बाजू में छुपा रखी थी। कमरे में आकर इसने अपने बाजू ढीले किए तो बच्चे की झलक देखकर चारपाई के सरहाने से दुपट्टा उठाकर ओढ़ती मौलानी जी के हाथ रुक गए। ये किसका बच्चा उठा लाया है? इंसान का, इसने मतानत से इतला दी। पर तुझे कहाँ से मिल गया? मौलवी साहब की हालत भी मौलानी जी से मुख्तलिफ नहीं थी। झाड़ियों में से। सुभान अल्लाह, मौलवी साहब इसके लहजे में बोले जैसे यकीन न आया। इसे भूख लगी है। वो इनकी कैफियतों की परवाह किए बगैर बच्चे की तरफ इशारा करके बोला, जो भूख से इस कदर नटाल हो चुका था कि शायद अब उससे रोया भी नहीं जा रहा था। मौलवी साहब अब परेशान थे, मगर बच्चे की भूख का एहसास करके बोला, हाजरा उठ, दूध ले आ। पर मौलवी साहब सॉरी फॉर दैट। पर मौलवी साहब इससे ये तो पूछ लें कि किसका बच्चा उठा लाया है, वो भी पता चल जाएगा। तो दूध तो लेकर आ। पर वो उठी नहीं। इनकी नज़र बच्चे पर जमी थी, जिसे गोद में लिए साईं चारपाई पर बैठ गया। इसका तो अभी गुस्ल भी नहीं हुआ। मौलानी जी की बात पर मौलवी साहब का ध्यान बच्चे की हालत पर गया और मसले की तह तक पहुंच गए। फिर जब वो बोले तो इनके लहजे में बहुत देर पहले वाला बेजान नहीं था। फिर पहले इसके गुस्ल का इंतज़ाम कर, फिर इसकी भूख का बंदोबस्त करते हैं। अपनी बात कहकर वो कमरे से बाहर निकल आए और बावर्ची खाने से भगोना उठाकर सहन में लगे पंप के नीचे रखा और हैंड पंप चलाकर देश का पानी से भरने के बाद उठाकर बावर्ची खाने में चले आए, जहाँ मौलानी जी मिट्टी के चूल्हे में आग जला चुकी थी। भगोना चूल्हे पर रखकर वो सहन में आ गए और बाल्टी में हैंड पंप से पानी भरने लगे। बाल्टी भर गई तो उन्होंने हैंड पंप चलाना बंद कर दिया और बावर्ची खाने में आकर बैठ गए। फिर चूल्हे पर रखा पानी गर्म हो चुका तो कपड़े से पकड़कर भगोना उठाया। वो सहन में आ गया और देचके का गर्म पानी बाल्टी के ठंडे पानी से मिलाकर नीम गर्म पानी तैयार करने लगे। इधर मौलानी जी चूल्हा बुझाकर कमरे में आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।